वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस में। और हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी 3 पढ़ रहे हैं और उसको अच्छी तरह यूज़ करना सीख रहे हैं। तो चैट जीपीटी हमारा क्या है कि वो भी एक लैंग्वेज मॉडल है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज मॉडल। ये लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम उसको चैट जीपीटी को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे और उसे फाइन ट्यून नहीं कर पाएंगे। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि चैट जीपीटी का क्या हिस्ट्री था, कैसे बना और वो क्या प्रोसेस है उसका, और कैसे हमें उसको यूज़ करना है और उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे वो काम करता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको कैसा लगा बताइएगा। तो यहाँ से हम लोग पेन ले लेते हैं। तो लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं कि वो मॉडल्स मतलब वो कंप्यूटर, वो मशीन जो इंसानों से बात कर सकते हैं उन्हें लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये अगर हम लोग कहना चाहें तो, या अगर देसी भाषा में बोले तो वो कंप्यूटर जो इंसानों से बात कर सके और उनकी बात समझ सके डायरेक्ट, तो वो होते हैं लैंग्वेज मॉडल। A language model is a computational and model designed to understand, generate and predict human language। ठीक है, तो लैंग्वेज मॉडल वो होता है, वो कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। अब कंप्यूटर ही कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। वो काम तो बात तो चाहे जैसे करे इंसानों से, लेकिन करता तो अपने अंदर कंप्यूटेशन ही है। इसलिए उसको कंप्यूटेशनल मॉडल भी कहा जाता है, जिसको कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो समझ सके, जनरेट कर सके और प्रिडिक्ट कर सके, मतलब अनुमान लगा सके ह्यूमन लैंग्वेज का, कि ह्यूमन क्या बोलना चाह रहा है। जो अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके अंदर उसका क्या सेंस है, किस भाव में बोल रहा है। तो इस तरह का अगर कोई मशीन तैयार होती है तो उसे हम लोग लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, जो कि इंसानों की भाषा का भाव समझ सके कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हम लोग एनएलपी पढ़ते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, ये उसका फंडामेंटल ब्लॉक होता है। ये एक एक करके इस तरह के ब्लॉक रखे जाते हैं, तब जाके एक एनएलपी बनता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होता है। ठीक, तो सिस्टम दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू प्रोसेस, एनालाइज, जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट। तो जब ये ब्लॉक एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं, एक मतलब बना दिए जाते हैं, एक के एक लेयर बनती है, फिर दूसरी लेयर बनती है और धीरे धीरे वो बातें समझने लगता है, तब जाके एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो कि इनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो प्रोसेस कर सके, एनालाइज कर सके। मतलब आप जो टेक्स्ट दें उसको वो प्रोसेस करे, फिर उसको एनालाइज करे कि आप क्या बोले हैं, फिर उस हिसाब से वो आपके लिए जनरेट करे ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट। तो चैट जीपीटी जैसे हमारा जो काम करता है कि आप उसमें कोई टेक्स्ट देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, तो पहले वो उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है कि आप इसमें कहना क्या चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से वो जो है आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये एक लैंग्वेज मॉडल की बेसिक होती है कि लैंग्वेज मॉडल इस तरह के काम को करते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होते हैं, अर्ली ओरिजिन्स एंड रूल बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई लैंग्वेज मॉडल की। लैंग्वेज मॉडलिंग हैज़ इट्स रूट इन अर्ली एआई रिसर्च। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च हो रही थी तो उसी में इसकी जड़ें समाहित हैं। इनिशियल अटेम्प्ट्स फोकस्ड ऑन रूल बेस्ड सिस्टम। जो हमारा शुरुआती अटेम्प्ट था इसमें, मतलब जिन लोगों ने बनाया, जो बनाना चाहते थे, हम लोग का मतलब मैं नहीं, जो कंपनी, जो लोग इसमें लगे हुए थे, उनका जो शुरुआती अटेम्प्ट था वो रूल बेस्ड सिस्टम पे जो है काम कर रहे थे, जहाँ की वेयर डेवलपर्स मैनुअली डिफाइंड ग्रामेटिकल रूल्स एंड लिंग्विस्टिक पैटर्न्स। तो इसमें डेवलपर जो है अ, उस मशीन को ग्रामेटिकल रूल्स सिखाते थे, डिफाइन करते थे कि अगर जैसे हम लोग ग्रामर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कि अगर वो इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ये कौन से सेंटेंस कौन सी टेंस में है, उस हिसाब से वो ग्रामेटिकल रूल उसको डिफाइन करते थे और उसको लिंग्विस्टिक पैटर्न्स जो है सिखाते थे मशीन को। This system could perform basic language tasks but struggled with handling the complexity and diversity of natural language। लेकिन ये जो सिस्टम बनते थे, ये जो क्या करते थे, ये बेसिक लैंग्वेज टास्क को तो कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन जब इनके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स बोला जाए या कुछ ऐसा बोला जाए तो ये उसमें जो है स्ट्रगल करते थे, काम नहीं कर पाते थे। क्योंकि ये लोग, अब कॉम्प्लेक्स मतलब कि हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो पूरी तरह ग्रामेटिकली प्योर तो होती नहीं है, लेकिन मशीन प्योर ही समझती है। अब उसको जब हम लोग का इनपुट मिलता है तो वो हम लोग की उस सेंटेंस का भाव नहीं समझ पाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाती है, और उस तरह से वो उसमें ग्रामेटिकल एरर की वजह से उसका सही मीनिंग जो है पहचान नहीं पाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें जब अर्ली स्टार्ट हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब उसके साथ ये दिक्कत आई। इस तरह बनाते थे रूल बेस के हिसाब से। रूल बेस मतलब उसमें रूल डिफाइन किए जाते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा।
या इस लैंग्वेज का ये रूल है, इस लैंग्वेज का ये रूल है। और तो उस रूल्स के हिसाब से मशीन चलती थी, लेकिन वो जो है अटक जाती थी जब उसके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कुछ किसी ने कुछ टेढ़ा बोल दिया, या फिर जो है कई तरह की लैंग्वेज ह्यूमन यूज़ करते हैं, तो वो उसको जो है हैंडल नहीं कर पाती थी और स्ट्रगल करने लगती थी, उसमें फंस जाती थी। ठीक है, तो ये था इसका पहला टॉपिक। दूसरा, फिर उसके बाद आया स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल। रूल बेस वाला के बाद अब आता है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है कि जब कंप्यूटिंग पावर बढ़ी कंप्यूटर्स की, तो स्टैटिकल लैंग्वेज मॉडल जो है आ गया। ठीक है, गेंड प्रोमिनेंस, तब इसकी महत्ता बढ़ी। कंप्यूटिंग पावर बढ़ी तो अब हम डाटा ज़्यादा फीड करने लगे। अब पहले जो हमारे कंप्यूटर आते थे उनकी रैम कितनी रहती थी, 1 GB 2 GB, और उसी में चलते थे। लेकिन आजकल 8 8 GB 16 16 GB की सिस्टम्स आ रहे हैं, और जो रिसर्च वाले सिस्टम है उनमें तो और बड़ी बड़ी रैम और SSD वगैरह लगी रहती है, तो उनकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई है, और CPU की पावर भी बढ़ गई है। तो इस हिसाब से जो है, जब ये चीज़ें आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो ये वाला अप्रोच अपनाया गया, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। ऐसा नहीं था कि ये पता नहीं था लोगों को, ये लोगों को ये भी रास्ता पता था, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्स नहीं थे। अब ऐसा कोई मॉडल हम लोग लिख दें तो वो सिस्टम जिसके ऊपर लिखा गया वो खुद ही लेके बैठ जाता था। तो जब वो हैंग कर जाए या वो खुद ही लेके बैठ जाए, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है उसका CPU, तो फिर इस मॉडल को हम कैसे यूज़ करें। लेकिन जब उसकी पावर बढ़ी तो फिर जो है लोगों ने जो है ये इस मॉडल की तरफ रुख किया और इसको जो है आगे बढ़ाया। These models relied upon probabilistic methods to analyze and generate text। अब ये मॉडल क्या करते थे कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड को यूज़ करते थे एनालाइज करने के लिए। मतलब ये एक अंदाज़ा लगाते थे कि अगर किसी ने ये बोला तो उसका ये मतलब हो सकता है, ये बोला तो ये बोला तो ये इसका ये मतलब होने के इतने परसेंट चांस है, ना होने के इतने परसेंट चांस है। जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, वो अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया गया। वन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ग्राम मॉडल्स। जब ये मॉडल आया, स्टैटिस्टिकल मॉडल आया, तो उसमें जो है एक एडवांसमेंट जो हुआ, ये हुआ कि एन ग्राम मॉडल्स बनाए जाने लगे। अब एन ग्राम क्या होते हैं, ये एन ग्राम आप अगर कभी आप AI में जाएंगे या आप इस तरह का डेटा साइंस वगैरह पढ़ेंगे, तो या आप डीप लर्निंग में जाएंगे, तो आपको एन ग्राम सुनने को मिलेगा, या आप उसके बारे में और जानेंगे। अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, एन ग्राम्स आर सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स दैट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ प्रीवियस वर्ड्स। तो एन ग्राम क्या होते हैं कि सीक्वेंस होता है एन। एन मतलब कोई भी आप नंबर ले लीजिए, तो एक सिंबल हम दे रखा है हम लोगों ने कि एन ग्राम। एन ग्राम सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स होता है, जैसे 5 वर्ड्स का एक सीक्वेंस हो गया, जो कि अनुमान लगाता है कि अब अगला वर्ड क्या आएगा बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ प्रीवियस वर्ड। अब पीछे आपने कितने शब्द लिखे हैं और उनका क्या मतलब आ रहा है, उस हिसाब से वो आगे आने वाले वर्ड का जो है एक अंदाज़ा लगाता है। अगर ये फीचर देखिए AI का आपकी बहुत जगह इंट्रोड्यूस भी हो चुका है। अगर आप कोई मेल वगैरह आज के टाइम पे लिखें और आप लिखें योर्स लिखेंगे सबसे नीचे, तो वो फेथफुली अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो उससे जो है अंदाज़ा लगा लेगा किसके बाद यही लगता है। चाहे आई एम एट राइट, तो वो कुछ कुछ आगे वो अंदाज़ा लगाता जाएगा, और हल्का वो शैडो टाइप में रहेगा। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें लिख जाती हैं। तो ये चीज़ें आपकी AI आपकी ज़िंदगी में आता जा रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कि कंप्यूटर आगे आपको जो है वो अ अ, एक प्रेडिक्ट करता जाता है कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं, आपको उसमें से बस चूज़ करना रहता है। तो जैसे गूगल वगैरह में तो आपके सर्च में ही वो आ जाता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आजकल मेल में आ गया है, MS वर्ड में आ गया है, कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आगे की चीज़ें जो है प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आप जीमेल आज के टाइम पे लिखें, तो वो बहुत सारे वर्ड्स आगे जो है प्रेडिक्ट करता चलता है कि आप टैब मारें और वो लिख जाए। ठीक है? तो ये एनग्राम यही होता है कि वो पीछे वाले वर्ड से आगे वाले वर्ड को प्रेडिक्ट करता है कि अब आप क्या लिखना चाहते हैं या क्या आ सकता है यहाँ पे, आप उसमें से चूज़ करिए। तो वो अंदर-अंदर उसको प्रोसेस करके समझता जाता है, ठीक है? तो ये एनग्राम होता है। However, these models face challenges in capturing broader context and understanding nuances, ठीक है? तो लेकिन फिर भी ये भी जो मॉडल थे, स्टैटिस्टिकल वाले मॉडल थे, ये भी जो है थोड़ा बहुत तो समझ लेते थे, लेकिन जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे थे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। पूरा अगर पूरी बात आपकी क्या है, उतना ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाते थे। और उसका नुएंसेस क्या है, उसका मतलब क्या है, या मीनिंग क्या निकल रही है बात की क्या, तो उस तरह अभी उतने एडवांस ये लोग नहीं हो पाए थे, उसको नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे किया जाए। ठीक है, ये मॉडल इतने तक ही थे कि थोड़ा थोड़ा वर्ड प्रिडिक्ट करते थे। आपने 3 लिखा तो एक वर्ड आगे का प्रिडिक्ट कर रहा, जो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो ये एनग्राम मॉडल बनते थे इसमें। फिर उसके बाद आया न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग तो अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले सुना है,
द एडवेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग मार्क्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन लैंग्वेज मॉडलिंग। अब जब ये न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग आ गया तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे लैंग्वेज मॉडल में। अब इसमें क्या हुआ कि वर्ड एम्बेडिंग शुरू हुई, जैसे कि वर्ड टू वेक एंड ग्लोब, ये सब चीज़ें आई जो कि रिप्रेजेंट करती थी वर्ड को एज अ डेंस वेक्टर इन अ कंटिन्यूअस फेज। अब इस तरह की चीज़ें उसमें आ गई वर्ड टू वेक और ग्लोब वाली, जो कि मशीन को बताती थी कि डेंस वेक्टर है, उस डेंस वेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करती थी, जिससे वो जो कि इनेबल करता था मॉडल्स को टू कैप्चर द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स एंड इम्प्रूव द कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब जब ये चीज़ें आई तो ये मशीन को इनेबल करने लगी कि वो उनका अर्थ समझ सके कि आपने जो पैराग्राफ लिखा, जो लाइन लिखी, जो चीज़ लिखा, वो किस भाव में लिखा, या आप ताना मार रहे हैं कि आप तारीफ़ कर रहे हैं। वो चीज़ें समझने के लिए जो है ये इनेबल होने लगी धीरे-धीरे कि उनके बीच में जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं, उनके बीच में सिमेंटिक रिलेशनशिप क्या आ रही है, उसको ये समझना स्टार्ट करने लगे, ठीक है? और उसके बाद उनकी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स इसमें आए, आरएनएन और लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज यूज़ होने लगी। इन नेटवर्क्स में इनहेंस द एबिलिटी टू प्रोसेस द सीक्वेंशियल डेटा सच एज सेंटेंस। तो अब जब ये चीज़ें यूज़ होने लगी तो इन चीज़ों ने इसको ये इनेबल बनाया कि आप इसको प्रोसेस कर सकें इसका। अब ये मशीन जो है, ये मॉडल जो है सीक्वेंशियल डेटा को इन इतना मतलब इतना आगे बढ़ गए कि इनकी एबिलिटी हो गई कि ये प्रोसेस कर सकती थी सीक्वेंशियल डेटास को या सेंटेंस को। अभी ये पैराग्राफ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन अगर आप कोई सेंटेंस देंगे, उनका मतलब ये समझ लेती थी। अगर आप कुछ ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आपका भाव सैड है, तो वो आपको समझ जाएगा वर्ड्स के उससे। अगर आपका लाइट मूड है, तो वो भी वो समझ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो गई, जब न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग आया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमारा जो चैट जीपीटी है वो एक ट्रांसफॉर्मर ही है। अब देखिए इसका क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इन 2017 री रेवोल्यूशनाइज्ड लैंग्वेज मॉडलिंग, ठीक है। तो ये जब आया ट्रांसफॉर्मर आए तो इन्होंने 2017 में फिर पूरी तरह लैंग्वेज मॉडलिंग को जो है बदल दिया। जिस फेज में हम लोग चल रहे थे, चाहे जो वो काम वो कर रहे थे, अब वो पूरी तरह चेंज हो गया, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने लगे। ट्रांसफॉर्मर्स leverage attention mechanism to process sequence of data in parallel, capturing dependencies and relationship between words। अब वो अ, मतलब प्रोसेस तो कर ही रहे थे सीक्वेंस ऑफ डेटा को, सेंटेंसेस को, साथ ही साथ वो उसकी डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप जो वर्ड्स के बीच में है, उनको समझना स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ कि दिस इनेबल मॉडल्स टू हैंडल लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट मोर इफेक्टिवली। अब ये एक लाइन तक सीमित नहीं रह गया, अब ये लॉन्ग रेंज के कॉन्टेक्स्ट समझने लगे। अगर आप उसमें पैराग्राफ, एक पेज या कुछ भी लिख दें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। अब आज के टाइम पे आपका चैट जीपीटी जो है एक समरी तैयार कर देता है एक बड़े से आर्टिकल का। तो इसका मतलब कि है कि वो पूरी आर्टिकल उसने उसका कॉन्टेक्स्ट समझा, उसकी चीज़ों को पढ़ा और उसमें से तब वो आपको फाइंड आउट करके उसमें से समरी जो है प्रिपेयर करता है। तो वो इतना ज़्यादा इनेबल हो गया। तो वो अब जो अभी हम लोग लाइन पर अटके हुए थे या वर्ड पर अटके हुए थे, अब उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई कि वो अब बड़े-बड़े पैराग्राफ को भी अंडरस्टैंड करने लगा। दिस आर्किटेक्चर ब्रेकथ्रू वाज पाइवोटल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये एक ब्रेक थ्रू मिल गया, अगर ये आर्किटेक्चर आया जब ट्रांसफार्मर, तो ये एक पाइवोटल ब्रेक थ्रू दिया इसने लैंग्वेज जनरेशन और अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसी में आया फिर ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स आना शुरू हुए उसके बाद। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जीपीटी, ठीक है। तो चैट तो मतलब चैट, उसका हम लोग चैट करते हैं इसलिए चैट कर दिया गया कि आप उससे चैट कर सकते हैं। और जीपीटी यही होते हैं कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स। तो ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ना स्टेटिस्टिकल पे बेस्ड है, ना रूल बेस्ड पे है, ये जो है, और ना डीप लर्निंग पे है। ये एक ट्रांसफार्मर्स है जो इस तरह के काम करते हैं, जो लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जीपीटी सीरीज शुरू हुई फिर उसके बाद, स्टार्टिंग विद जीपीटी वन। सबसे पहले जीपीटी वन आई, लेकिन किसी को पता नहीं क्योंकि इनिशियल फेज में थी। ब्रॉड लैंग्वेज मॉडलिंग टू न्यू हाइट्स। लेकिन ये अंदर अंदर काम चल रहा था, जो लोग इसको बना रहे थे वो इसको बना के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि हाँ ये यहाँ तक पहुँच गया। तो इसमें जो है नई नई ऊंचाई ये वो वहाँ छू रहा था, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं था। दीज मॉडल्स वर प्री ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड लर्न टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। तो जो जीपीटी वन था, इसमें अब बहुत ज़्यादा डेटा फीड किया जाने लगा, ठीक है, ताकि मशीन को अच्छे से समझाया जा सके, वो
अब जैसे किसी को 1 पेज पढ़ा दीजिए तो वो सारे उसमें के वर्ड कैप्चर कर ले रहा। लेकिन 10 पेज जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, 20 पेज पढ़ाना तब फिर वो समझने लगेगा कि अब इसके बाद क्या वर्ड आएगा, इसके बाद क्या वर्ड आएगा। क्योंकि जो हमारे पैराग्राफ होते हैं या जो किताबें होती हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हैं या बहुत सारे सेंटेंस रिपीट होते हैं। तो उससे वो समझ लेता है कि अच्छा तो अब फिर से ये रिपीट होने वाला है, ये चीज़ फिर आएगी। तो वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को मशीन समझने लगी कि अब ये रिपीटिशन आ रहा है, अब ये इसके बाद ये बोला जाएगा इस किताब में, इसके बाद ये लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इन के बाद द आएगा, आई के बाद एम आएगा, तो वो चीज़ें वो प्रिडिक्ट करने लगा। आपने उसमें पैराग्राफ में आई लिखा, अब वो समझ जाएगा कि या तो इसमें वाज़ लगेगा या एम लगेगा, तो वो उसको प्रिडिक्ट करने लगा और समझने लगा कॉन्टेक्स्ट को पूरा, ठीक? कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा सीक्वेंस। फिर उसके बाद GPT-2 हमारे पास आता है। इसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स जो है अ, डाले गए, जो कि जनरेट करते हैं कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्सचुअल रिलेवेंट टेक्स्ट। अब 1.5 बिलियन जो है पैरामीटर्स इसमें डाले गए जीपीटी में। इतने सारे पैरामीटर्स डाले गए, इतनी चीज़ों से इसको ट्रेंड किया गया कि अब ये और ज़्यादा मीनिंगफुल जो है आपको रिस्पॉन्स देने लगा। अगर आप इसको हाय बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप उसे ग्रीट कर रहे हैं, तो फिर वो आपको पलट के ग्रीट करेगा। तो इतने सारे डेटा के साथ उसको जो है तैयार किया गया। उसके बाद GPT-3 आता है। फर्दर एलिवेटेड दिस विथ एन अस्टाउंडिंग 175 बिलियन पैरामीटर। अभी तक देखिए 1.5 बिलियन था, अब 175 बिलियन पैरामीटर उसमें डाल दिए गए। अब वो बहुत कुछ जानता है। अब वो अचीविंग एस्टोनिशिंग लैंग्वेज जनरेशन कैपेबिलिटीज, अब उसके अंदर एक बहुत ही चमत्कारी या चकित करने वाली जो है लैंग्वेज कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई है। क्योंकि अब उसके अंदर जो डेटा है वो 175 बिलियन पैरामीटर का डेटा पड़ा हुआ है। अब वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जो है एनालाइज कर चुका है। और इतना जो है, जैसे आपको इतनी सारी किताबें पढ़ा दी जाएँ किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को या जिस किसी को भी, तो उसके थॉट्स और उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। उसी हिसाब से आप समझिए कि इसको पढ़ा दी गई हैं तो ये बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है इसके पास। अब ये समझता है कि तो नॉर्मल ह्यूमन से इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब ये समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं या इस तरह का काम कैसे किया जा सकता है। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, ठीक है? अब उसके बाद चैलेंज क्या है, अब ये बन तो गया है हमारे पास चैट जीपीटी, लेकिन अब इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं और एथिकल कंसिडरेशन इसमें क्या हो सकता है। तो वाइल लैंग्वेज मॉडल्स ऑफर इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज, इनकी कैपेबिलिटीज तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो कि अविश्वसनीय है। चैलेंजेस रिमेन मॉडल्स, लेकिन तब भी कुछ चैलेंज इसमें बचे रहते हैं जो कि हमको ध्यान देना पड़ता है। मॉडल्स कैन इनएडवर्टेंटली जनरेट बायस्ड, ऑफेंसिव एंड मिसलीडिंग कंटेंट, लेकिन अभी भी ये एक मशीन ही है। तो ये बिना जो है मकसद के या मतलब इसका इंटेंशन तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये जनरेट कर सकती है बायस्ड। अगर आप इससे कोई ओपिनियन पूछें तो हो सकता है ये आपको सही ओपिनियन ना दे, ये क्योंकि डेटा के बेस पे रहेगा। अब ये अंदर अंदर उसको प्रोसेस करेगा। अब इसको जो समझ में आया कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी या जो भी जिस टाइप का डेटा इसको ज़्यादा मिला उस हिसाब से ये आपको नेक्स्ट ओपिनियन दे देगा। तो वो ओपिनियन बायस भी हो सकता है। अगर इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के ज़्यादा डेटा है और आपने क्लास 12th के बाद पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है ये आपको कंप्यूटर साइंस में ही जाने के बोले। हालांकि और भी तरफ ज़्यादा अच्छी फील्ड है, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बायस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो कंप्यूटर के रिलेटेड ज़्यादा डेटा होगा, तो ये उसकी तरफ बायस हो जाएगा और उस तरह का रिस्पॉन्स आपको देगा। ये फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इस तरफ जाइए। तो ये होता है बायस इसका जो है ओपिनियन, ठीक है। ऑफेंसिव दे सकता है, हो सकता है ये आपको कोई गलत रास्ता बता दे कि आपको ये ऐसे नहीं ये चीज़ हल हो रही, तो आप उसमें फोर्स अप्लाई करके ये कर लीजिए, कोई ऑफेंस कर लीजिए। ऑफेंसिव डेटा दे सकता है या मिसलीडिंग दे सकता है। अब हो सकता है मार्केट में कोई और ट्रेंड चलता हो लेकिन ये आपको कुछ और बताए, तो इसके लिए इस पे पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ये जो कह रहा है वही हमें करना है, आपको फिर भी अभी भी उसको एनालाइज करना है कि क्या ये बात जो है ये कह रहा है वो सही है कि नहीं कह रहा, ठीक। तो इंश्योरिंग मॉडल्स जनरेट एक्यूरेट, अनबायस्ड एंड एथिकल कंटेंट्स, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चैलेंज जो है, फ्यूचर डायरेक्शंस जो है, क्या होता है इसमें कि द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स कंटिन्यूज, researchers aim to improve efficiency, context and understanding. Evolution of long language model continues.
रिसर्चर्स एम टू इसका फ्यूचर क्या है कि रिसर्चर जो है एम करते हैं इम्प्रूव करने की इफिशियंसी, कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग और एथिकल एस्पेक्ट्स जो है इस मॉडल की। देयर इज a growing interest in a developing model that acquire fewer parameters while maintaining high performance। ठीक है कि फीवर पर इसमें जो है कम पैरामीटर दे के भी जो है इसकी परफॉर्मेंस हाई कर सकें, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन इसको यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा लंबा टेक्स्ट या ज़्यादा अच्छा इसको कमांड नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर इसको मशीन को अच्छे से वो ट्रेंड कर दिया जाएगा तो फिर ये थोड़े से में भी जो है अच्छा रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस कर देगी। मॉडल्स दैट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द nuances of different cultures and language are under exploration। तो मॉडल्स जो है अभी जो है अंडरस्टैंड करते हैं और अभी डिफरेंट कल्चर को समझ सकें और उसको एक्सप्लोर कर सकें, इस चीज़ में ये काम चल रहा है। कंक्लूजन इसका ये है कि लैंग्वेज मॉडल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रूल बेस्ड सिस्टम्स टू पावरफुल एआई ड्रिवन टेक्स्ट। तो हम लोग चले थे रूल बेस्ड सिस्टम से जिसमें इसको रूल सिखाया जाता था, और अब ये पावरफुल एआई ड्रिवन टेक्स्ट जनरेटर्स हो गए हैं जो कि हमें जो है एक अच्छा टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स देते हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, language models will continue to shape how we interact with computers and AI systems, bridging the gap between the human and machines। तो लैंग्वेज मॉडल्स क्या कर रहे हैं कि ये जो है लगातार बदलते जा रहे हैं और कैसे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका रास्ता भी ये चेंज करते जा रहे हैं, और जो गैप है ह्यूमन और मशीन के बीच में उसको ये जो है फिल करते जा रहे हैं। अब मशीन भी आपके जितना स्मार्ट होती जा रही है और वो चीज़ें वो समझती जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई कमी रही हो तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।